मृत्युदंड एक इंडियन ड्रामा है। ये कहानी औरत के हिम्मत और जज्बे की है। आदमी उसे कमजोर और अबला समझता है, लेकिन जब अन्याय और शोषण हद से ज्यादा बढ़ जाए, उसकी खामोशी को सहमति मान ली जाए, तो एक समय आता है जब उसके सब्र का बांध टूटता है और ऐसी तबाही आती है जो रास्ते में आने वाली हर रुकावट को ढहा देती है। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिहार का एक छोटा सा गांव है बिलासपुर। हाल ही में गांव वालों ने यहाँ एक गर्भवती विधवा और उसकी मां को डायन बताकर मार डाला था। मामले ने बड़ा तूल पकड़ा, लेकिन जांच हुई तो किसी का नाम सामने नहीं आया। सभी दोषी थे तो कौन किसके खिलाफ गवाही देता। एक विधवा को मार डालना बड़ा आसान होता है। किसी को परिवार की जायदाद हड़पनी है, किसी को उसकी मजबूरी का फायदा उठाना है, और कुछ तो कमजोर के खून के इतने प्यासे हैं कि बिना मतलब डंडा उठाए चल देते हैं। इस गांव में भी यही हुआ। उन्हें सब ने मिलकर डैम के नीचे नदी में फेंक दिया। जब विधवा मर्डर केस की जांच चल रही थी, विधायक दुर्गा पांडे ने मामला दबाने की पूरी कोशिश की। सबको पता था कि इसमें उसके खासम खास ठेकेदार तिरुपत सिंह का हाथ है। उसने विधवा को गांव से खदेड़ने के लिए कुछ लोगों को शराब और पैसे बांटे थे। दलित नेता रामबरन महतो भी चुप है, क्योंकि इसमें उसकी जात के लोग भी शामिल थे। गांव का पुराना जमींदार परिवार, जो कभी इलाके के करता धरता थे, उसके बड़े बेटे ने उस विधवा के गहने पिछले चुनाव में गिरवी रख दिए थे और उसे अब तक नहीं लौटाया था। गांव के मठाधीश भी चुप थे, क्योंकि विधवा के चरित्र की शुद्धता उन्होंने ही पंचायत में बैठकर जांची थी। जाहिर है कि कांड में सभी शामिल थे। किसी ने मुंह नहीं खोला और मामला दुर्घटना बनाकर रफा दफा कर दी गई। फिर सब नॉर्मल हो गया, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिनों बाद गांव के पुराने जमींदार बाबू साहेब के छोटे बेटे विनय सिंह की शादी है। समारोह में पूरा गांव शामिल हुआ। विनय की शादी शहर में रही एक पढ़ी लिखी लड़की केतकी से हुई, लेकिन शादी के दिन ही घर में बवाल हो गया। जब बाबू साहेब ने बड़े बेटे अभय सिंह से शादी में हुए खर्चों का हिसाब पूछा, तो अभय ने पूरा घर सर पर उठा लिया। अब बाबू साहेब के परिवार में पहले वाली ठसक नहीं रही। जितनी जमीन थी पहले ही बिक चुकी है। पैसों की खासी तंगी चल रही है। लेकिन छोटा बेटा विनय बाबू अपने बड़े भाई और पिता की तरह नहीं है कि जायदाद बेचकर अयासी करें। उसने सीधाई से कोई नौकरी पेशा करने की सोची है। बाबू साहेब के बड़े बेटे अभय सिंह की कोई औलाद नहीं है और ना ही होने की उम्मीद है। ना तो वो जमींदार बन पाया और ना ही कोई काम धंधा ही कर सका। नेतागिरी में पुरखों के बचे खुचे पैसे भी उड़ा दिए। अब गरीबी में जीने के अलावे कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अभय सिंह बड़ा शातिर और मक्कार है। उसने गांव के मठ के मठाधीश की हत्या करवा दी और गांव वालों में ये बात फैला दी कि महंत ने मठ का अगला वारिस उसे ही चुना था। मठाधीश के मरने के बाद उसने खुद को मठ का नया मठाधीश घोषित कर दिया। बाद में अपने घर जाकर उसने खुद के सन्यासी हो जाने की घोषणा की और अपनी पत्नी चंद्रावती को हमेशा के लिए छोड़ दिया। बेचारी चंद्रावती को जोर का सदमा लगा। उसने आज तक अपने पति की पूरी सेवा की, हर परिस्थिति में साथ दिया, मार खाया, ताने सहे, लेकिन अभय सिंह ने उसे छोड़ने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचा। किसी को यह बात समझ में नहीं आई कि अभय सिंह अचानक सन्यासी क्यों हो गया, लेकिन ठेकेदार तिरुपत सिंह ने उसकी चालाकी पकड़ ली। मठाधीश बनते ही अभय सिंह कंगाल से राजा हो गया। पूरे मंदिर के पैसों पर उसका कब्जा है। अब वो मालिक बनकर जो चाहे उसका इस्तेमाल करेगा। दूसरी तरफ बाबू साहेब के पूरे परिवार की जिम्मेदारी विनय सिंह पर आ गई है। विधायक दुर्गा पांडे और ठेकेदार तिरुपत सिंह के पास विनय की लाचारी का फायदा उठाने का अच्छा मौका था। विधायक ने बाबू साहेब के घर जाकर उसके सामने बिजनेस का प्लान रखा। आपकी जो बची खुची जमीन है उस पर केवल पत्थर है। अगर आप चाहें तो तिरुपत सिंह के साथ पार्टनरशिप में एक क्रशर लगवा सकते हैं। फिर तो घर में पैसों की बरसात होगी। लेकिन तिरुपत सिंह का नाम सुनते ही बाबू साहेब भड़क उठे। तिरुपत सिंह से हाथ मिलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इधर अभय सिंह के सन्यासी होने के बाद से उसकी पत्नी चंद्रावती की तबीयत खराब हो गई। दिन ब दिन उसकी सेहत गिरती जा रही है। परिवार भी पैसों की तंगी से जूझ रहा है। नौकरों तक को पैसे देने के लिए कुछ नहीं है। मजबूरी में कुछ तो करना था। गांव के एक सरकारी दफ्तर में किरानी पद के लिए आवेदन निकला है।
विनय भी नौकरी के लिए आवेदन देने पहुंचता है, लेकिन यहाँ उसकी मुलाकात तिरुपत सिंह और विधायक दुर्गा पांडे से होती है। तिरुपत ने फिर से अपना बिजनेस प्रपोजल उसके सामने रखा। आखिर पुराना जमींदार गांव में किरानी की नौकरी करेगा, अच्छा थोड़ी लगेगा। विनय ने उस समय तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे भी किरानी की नौकरी नहीं चाहिए थी। उसने तिरुपत सिंह की तरह ठेकेदारी में हाथ आजमाने की सोची। पंचायत भवन के निर्माण के लिए टेंडर भी भर दिया, लेकिन जब टेंडर खुला तो काम तिरुपत सिंह को मिल गया। पर तिरुपत सिंह ठहरा सियार सा चालाक। उसने ऐन मौके पर टेंडर से अपना हाथ पीछे खींच लिया। दूसरी सबसे कम बोली विनय सिंह की थी, सो काम उसे मिल गया। भले विनय सिंह को समझ में ना आया हो, पर सबको पता है कि तिरुपत के इरादे क्या हैं। उसकी नज़र बाबू साहेब के पत्थर वाली जमीन पर है। उसने अपने बड़े फायदे के लिए अभी थोड़ा नुकसान उठाया है। विनय ठेकेदारी के काम से खुश है और मन लगाकर काम कर रहा है। बड़ी तेजी से पंचायत भवन का निर्माण चालू है। लेकिन एक रात तिरुपत ने अपने आदमी भेजकर उसके अर्ध निर्मित पंचायत भवन पर बुलडोजर चलवा दी। सब तहस नहस कर दिया। जब भीड़ जमा हुई तो देर रात वो खुद भी पहुंच गया। पूरा दिखावा किया कि उससे बड़ा हमदर्द उसका कोई नहीं है। पंचायत भवन खड़ा करने में विनय को अब और भी पैसे लगने वाले थे। टेंडर में मिले पैसे से बाकी का काम पूरा करना नामुमकिन था। तिरुपत ने बचा हुआ काम अपने खर्च पर पूरा करने की जिम्मेदारी ले ली और विनय सिंह का पूरा भरोसा जीत लिया। हालांकि उसके पिता और बड़े भाई को पूरा यकीन है कि ये षड्यंत्र तिरुपत सिंह का ही है। कुछ ही दिनों बाद तिरुपत ने विनय के सामने एक क्रशर प्लांट लगाने का प्रस्ताव रखा। जमीन और पत्थर उसका, बाकी मशीन और बिक्री का जिम्मा मेरे सर। घर बैठे बस प्रॉफिट का 50% ले जाओ। विनय को यह आइडिया पसंद आया। बस दिक्कत यह है कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर में बाबूजी और भाभी की सहमति भी लगेगी। जब उसने घर में तिरुपत सिंह से पार्टनरशिप की बात कही तो मामला गर्मा गया। न पिताजी न भाभी कोई भी इस बात पर राजी नहीं है, तो विनय भी जीत पर अड़ गया। लड़ झगड़ कर सबको कागज पर दस्तखत करवा दिए। आखिर वे करते भी तो क्या, कर्ज के तले दबे हैं। कुर्की जब्ती का नोटिस भी आया है। जल्दी ही विनय के जमीन पर तिरुपत का क्रशर लग गया। प्लांट लगने की खुशी में उन्होंने पार्टी रखी और सब साथ नशे में विनय के घर पहुंच गए। लेकिन विनय की पत्नी केतकी ने एक नज़र में ही तिरुपत की नीयत परख ली और उससे बड़े रूखे अंदाज में पेश आई। बाद में विनय और केतकी में बहस हो गई। विनय ने केतकी को उसकी मर्यादा समझाने के लिए उस पर हाथ उठा दिया। आजकल वो रोज नशे में धुत घर पहुंचता है। तिरुपत की संगत ने उसे उसी की तरह बनाना शुरू कर दिया है। एक रात विनय की भाभी चंद्रावती की तबीयत बहुत खराब हो गई। इलाज के लिए शहर ले जाना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। पर विनय नशे में धुत पड़ा है। मजबूरन केतकी और रामबरन को उसे शहर लेकर जाना पड़ा। लेकिन शहर तक का रास्ता भी मुसीबतों भरा था। शहर से कुछ दूर ट्रैक्टर खराब हो गई। रामबरन ने चंद्रावती को उठाकर बाकी का रास्ता पैदल ही तय किया। शुक्र है कि वे वक्त रहते अस्पताल पहुंच गए। अगले दिन जब वो बाबू साहेब के यहाँ चंद्रावती की सेहत की खबर देने आया तो विनय को उसके पार्टनर तिरुपत सिंह के जालसाजी की भी जानकारी दे दी। तिरुपत ने विनय को अब तक कोई पैसा नहीं दिया है, जबकि माल बेचकर मुनाफा अकेले ही हजम कर रहा है। जब विनय ने तिरुपत से धंधे का हिसाब मांगा तो उसने पंचायत भवन और क्रशर में मजदूरों के खर्च को जोड़कर उल्टा विनय के ऊपर ही बकाया चढ़ा दिया। साफ है कि तिरुपत सिंह के बारे में लोग सही कहते हैं। उससे बड़ा मक्कार गांव में आज तक कोई पैदा नहीं लिया। उसने पार्टनरशिप के नाम पर विनय को ठग दिया है। इधर शहर में केतकी ने चंद्रावती की खूब सेवा की। अब उसकी तबीयत में बहुत सुधार होने लगा है। चंद्रावती का पूरा इलाज केतकी और रामबरन के पैसों से हुआ। गांव में जो कुछ भी हो रहा है केतकी और चंद्रावती को सब पता है। रामबरन हर रोज गांव से शहर और शहर से गांव आता जाता रहता है। उसने चंद्रावती का ख्याल रखने में कोई कमी नहीं की। विनय भी अब गांव में अकेला पड़ गया है। उसने केतकी की बात नहीं मानी और उस पर हाथ उठाया। अब उससे दूर होने पर उसे इस बात का पछतावा होने लगा है। केतकी भी कितने दिन नाराज रहती। आखिरकार वो गांव लौट ही गई। लौटते ही उसने अपने पति के बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया। सलाह दी कि तिरुपत सिंह के क्रशर को पत्थर की सप्लाई बंद कर दे। आखिर जमीन और पत्थर उसी का है। विनय ने रामबरन और उसके लोगों के जोर से तिरुपत सिंह का क्रशर बंद करवा दिया।
और पत्थर की सप्लाई खुद करने लगा। जब पैसे आए तो उसने गांव की सड़क का टेंडर भी उठा लिया। तिरुपति इस बात से बड़ा गुस्से में था कि आजकल उसका सारा प्रपंच बेकार जाने लगा है। इधर शहर में चंद्रावती की तबीयत भी ठीक हो चुकी है, पर उसने वापस लौटने के बजाय यहीं रहना ठीक समझा। पति सन्यासी हो गया है, अब बेचारी की जिंदगी मथुरा काशी के चक्कर में ही कटेगी। बीच बीच में रामबरन उसका हालचाल पूछने आता रहता है। उसने चंद्रावती का इतना ख्याल रखा कि चंद्रावती को उसकी मौजूदगी अच्छी लगने लगी है। समय बीतने के साथ दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। रामबरन का परिवार कभी बड़े साहब के घर में नौकरी करता था, लेकिन अब समय बदल गया है। वो मंडी का बड़ा अड़हतिया है। मंदिर में जो अनाज का चढ़ावा चढ़ता है, रामबरन ही उसे खरीदता है। लेकिन नए मठाधीश अभय सिंह की उससे जरा भी नहीं बनती है। एक दिन अनाज के भाव को लेकर मठाधीश और रामबरन में तू मैं हो गई। मठाधीश ने पूरा जोर लगा दिया, दूसरे व्यापारी भी बुलवाए, लेकिन रामबरन के डर से सब ने मंदिर का अनाज खरीदने से मना कर दिया। आजकल तिरुपति का दिमाग ऐसे भी खराब रहता है। उसके पैतरे विनय और उसकी पत्नी केतकी के सामने नहीं चल रहे हैं। उसका क्रशर बंद होने से बड़ा नुकसान हो गया है। विनय भी अब उसके टेंडर छीन रहा है। एक दिन केतकी के कहने पर कुछ मजदूर तिरुपति के यहाँ बकाया मजदूरी मांगने चले गए। तिरुपति को इतना गुस्सा आया कि हिसाब मांग रही एक महिला को पकड़कर बुरी तरह पीटने लगा। तिरुपति की पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसे भी पकड़कर दूर धकेल दिया। वहां महिलाओं की भीड़ जमा हो गई, लेकिन तिरुपति के खिलाफ जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। आधे से ज्यादा गांव उसके कर्जों के तले दबा है। उसके लिए मजूरी करता है, कोई भी कैसे विरोध करता। आखिरकार केतकी को आकर उसे बचाना पड़ा। केतकी के आने और उसके प्रतिरोध को सारी महिलाओं ने देखा। उसके जवाब से कैसे तिरुपति की बोलती बंद हो गई थी। लगता है जैसे तिरुपति के दिन फिर गए हैं। काम में भी नुकसान हो रहा है, लोगों पर उसका रौब भी कम होता जा रहा है। अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट विनय सिंह ले जा रहा है। ऊपर से एक बुरी खबर ये है कि सूबे में नया डीएम आ रहा है, सुना है दूसरी जात का है। तिरुपति ने फिर से विनय से दोस्ती करने की सोची। क्रशर चले ना चले पर चिप्स के सही दाम मिल जाएं तो ठेकेदारी आसान हो जाएगी। लेकिन विनय ने उसे कोई तवज्जो नहीं दिया। तिरुपति के हिसाब से अब केवल एक ही रास्ता बचा है। समय आ गया है, बदला लेना पड़ेगा। उसने विनय की मोटरसाइकिल में बम लगवा दिया। अपने ही घर के सामने उसके मोटरसाइकिल में धमाका हुआ और जलकर विनय की मौत हो गई। आज ही केतकी उसे बतलाने वाली थी कि वो पेट से है, पर उसे कुछ कह पाती इससे पहले ही विनय की हत्या हो गई। अभी विनय की चिता बुझी भी नहीं थी कि तिरुपति चुपके से केतकी के कमरे में घुस गया। उसे डराने धमकाने की कोशिश की। सोचा था कि अकेली विधवा है, आसानी से डर जाएगी, पर केतकी से मुकाबला आसान नहीं था। तिरुपति को भागना पड़ा। पत्थर वाली जमीन पर केवल तिरुपति की ही नजर नहीं है। अब मठाधीश अभय सिंह को भी अंदाजा हो गया है कि पथरीली जमीन कितनी कीमती है। उसने अपने पिता बाबू साहेब को समझाया कि वो जमीन मठ को दान कर दे। जब तक जमीन रहेगी तिरुपति पीछे पड़ा रहेगा। आज विनय को मारा है, कल किसी और को मारेगा, पर केतकी ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया। जमीन का 1 इंच भी उसे दान करने से मना कर दिया। अभय सिंह अब महंत है। उसने अपनी सारी जायदाद पहले ही छोड़ दी थी। उसे लगा था कि आज नहीं तो कल घर और बची खुची जायदाद सब कुर्की हो जाएंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि महंत बनने के बाद विनय और उसकी पत्नी केतकी परिवार को गुर्बत से निकाल लेंगे। जब वो जमीन वापस ना ले सका तो वहां जाकर दावा करने लगा कि सारी जमीन, यहाँ का एक एक पत्थर पवित्र है, इसलिए यहाँ महादेव का मंदिर बनेगा। कुछ दिनों बाद चंद्रावती वापस आ गई। वो केवल लड़ाई में केतकी का साथ देने आई थी। जब बड़ी बहू के आने पर केतकी ने घर की जिम्मेदारी उसे सौंपने की बात की तो चंद्रावती ने उसे बताया कि वो गर्भवती है। उसके पेट में रामबरन का बच्चा है। वो यहाँ कुछ लेने नहीं आई है। जब चंद्रावती के पेट से होने की बात महंत के कानों तक पहुंची तो वो बड़ा बौखला गया। कहता है कि गांव के सामने उसकी नाक कट गई, सर शर्म से झुक गया। सोचा था कि घर जाकर चंद्रावती को सबक सिखाएगा, लेकिन चंद्रावती ने सबके सामने उसके मर्दानगी की पोल खोल दी। और कैसा सबक, उसने तो पहले ही उसे छोड़ दिया था।
अभय सिंह इतना बौखला गया कि अपने दुश्मन तिरुपत के साथ हाथ मिला लिया। वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। मठ की जमीन में जो पत्थर और चट्टान है सब तिरुपत का, बदले में उसे उसके माथे पर लगे कलंक को मिटाना होगा। वही चाल जो तिरुपत ने कुछ समय पहले एक गर्भवती विधवा और उसकी मां को मारने के लिए चला था। चरित्र पर लांछन लगा दो और भीड़ से उसे मरवा दो। उन्होंने तिरुपत के घर में एक बैठक बुलाई और झूठी अफवाह फैला दी कि चंद्रावती और केतकी दोनों ने अपने आशिकों से मिलकर विनय की हत्या करवाई है और उसका शव हड़प कर ही दम लेंगी। उन्होंने मिलकर केतकी और चंद्रावती के लिए मृत्यु दंड चुना है, लेकिन इस बार सब पहले की तरह ही होगा, इस पर शक है। तिरुपत की पत्नी ने उनके बैठक की जानकारी पहले ही केतकी तक पहुंचा दी है। जब भीड़ लाठी डंडों के साथ बाबू साहब के घर की तरफ बढ़ रही थी, रामबरन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे मार डाला और आगे बढ़ गए। जब भीड़ बाबू साहब के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो सब देखकर हैरान रह गए कि घर में गांव की सारी महिलाएं पहले से उनका इंतजार कर रही थी। भीड़ के आधे से ज्यादा लोग जो उनके साथ आए थे अपने ही घर की महिलाओं को देखकर उल्टे पांव लौट गए। जब तिरुपत ने सबको डराने के लिए गोली चलाई तो सारी महिलाएं उस पर टूट पड़ी। तिरुपत और उसके आदमी संख्या बल में कम पड़ गए। भागना ही सही विकल्प था। तिरुपत ने भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करना मुमकिन नहीं है। सबने चारों तरफ से उसे घेर लिया है। आखिर में उन्होंने उसके साथ वही किया जो कुछ समय पहले उसने उन दोनों महिलाओं के साथ किया था। आज शिकारी शिकार हो गया। सियार की चालाकी काम नहीं आई। सबने उसे मारकर नदी में फेंक दिया। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।